अब मैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीन के की जो आयोजन समिति है उसके अहम सदस्य आनंद सिंह से अनुरोध करूंगा कि इस पूरे सवाल को लेकर एक जो रिपोर्ट तैयार करी गई ग्रुप की तरफ से उसको हमारे सामने प्रस्तुत करें और उसके बाद हम और वक्ताओं की बातें सुनेंगे। साथियों, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कहीं पर भी नाइंसाफी हो रही है तो वो पूरी दुनिया भर में इंसाफ के लिए खतरा है। तो फिलिस्तीन के मसले पर हम लोगों ने पहले भी इस तरह के कार्यक्रम कन्वेंशन आयोजित किए हैं अलग अलग शहरों में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, अलीगढ़ में, और आगे भी हम लोग की इस तरह के कार्यक्रम कराने की योजना है। तो ऐसे में तमाम लोग सवाल अक्सर ये पूछते हैं कि फिलिस्तीन का मसला आप क्यों उठा रहे हैं, हिंदुस्तान के तमाम मसले आप क्यों नहीं उठाते हैं। तो इसी से समझा जा सकता है कि ज्यादातर लोग जो ये सवाल पूछते हैं वो दरअसल हिंदुस्तान के भी मसलों पर वो लोग नहीं आवाज उठाते। ये अक्सर वही लोग रहते हैं जो गुजरात नरसंहार पर भी नहीं बोलते हैं। तो हमारा ये मानना है कि दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई जन आंदोलन हो रहा है, कहीं पर भी नाइंसाफी हो रही है, बर्बरता हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो दुनिया भर में जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, वो समर्थन करते रहे हैं। और खासकर फिलिस्तीन का जो मसला है, अगर फिलिस्तीन के मसले का पूरा इतिहास आप में से ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे, इस फिलिस्तीन के मसले पर दुनिया भर में अमेरिका से लेके यूरोप से लेके अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पे तमाम सरकारें भले ही इजराइल का साथ दे रही हों, लेकिन इन सभी मुल्कों में वहां के लोग, आम लोग, अलग अलग सिविल सोसाइटी के लोग, उन्होंने एक ग्लोबल कैंपेन, जो एक विश्वव्यापी मुहिम जो शुरू हुई है BDS, उसको छेड़ा है। और दुनिया की जो सबसे ताकतवर सत्ता है उसका जो सबसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने के बावजूद आम जनता की जो पूरी ताकत उसको चुनौती दे रही है। और ऐसे में जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के अवाम का भी और तमाम इंसाफ पसंद, तरक्की पसंद लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि वो इस दुनिया भर में जो आंदोलन चल रहा है, इंसाफ पसंद लोगों का आंदोलन है, फिलिस्तीन के जुझारू संघर्ष के समर्थन में जो आंदोलन है, उसमें अपना पक्ष चुने। और इसी मकसद से हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। और ये जो कन्वेंशन है, ये खासकर BDS जो बायकॉट, डाइवर्समेंट और सैंक्शन का जो कैंपेन है उस पर फोकस है और इसी पर ये रिपोर्ट केंद्रित है। अब और ज्यादा बात न रखते हुए मैं सीधे अब रिपोर्ट को मैं पढ़ता हूं। दोस्तों, फिलिस्तीनियों की जमीन को हड़पने, गैर कानूनी कब्जे और नरसंहार की जायनवादी मुहिम अभी भी बदस्तूर जारी है। अकेले 21वीं सदी में अब तक बर्बर इजरायलियों ने फिलिस्तीन के 2000 बच्चों सहित लगभग 10,000 नागरिकों का कत्लेआम किया है और 90,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को जख्मी किया है। 2014 में गाजा पर बमबारी के दौरान क्षत विक्षत मासूम बच्चों और फिलिस्तीनी नागरिकों की तस्वीरें अभी भी हमारे आंखों से ओझल नहीं हुई। गाजा के मासूम बच्चों की वो हृदय विदारक तस्वीरें मानो ये सवाल करती हैं कि आखिर
21वीं सदी में भी मानवता इतनी भयंकर बर्बरता की गवाह क्यों है, और हम इस बर्बरता को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? इजराइल की लगातार जारी बर्बरता को इसी से समझा जा सकता है कि गाजा अभी भी खुली जेल बना हुआ है, वेस्ट बैंक में गैर कानूनी बस्तियों का बसाया जाना जारी है, चप्पे चप्पे पर चेक पॉइंट्स के जरिए जायनवादी इजराइल फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर अभी भी नियंत्रण कर रहा है। इजरायली कब्जे के क्षेत्र में नस्ल भेदी नीतियां अभी भी लागू हैं। इजरायली बर्बरता गवा देती नस्ल भेदी दीवार अपार्थाइड वॉल अभी भी खड़ी हुई है, और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी गांवों को अलग थलग कर रही है। आए दिन इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी बच्चों, युवाओं और आम नागरिकों पर बर्बर इजरायली सैनिकों के हमले अभी भी जारी हैं। इजरायली सैनिक और सेटलर इजरायली सत्ता के नग्न समर्थन से इतने बेखौफ हैं कि आम फिलिस्तीनियों पर ही नहीं बल्कि वहां जाने वाले अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं, जांच दलों, पत्रकारों आदि पर भी जानलेवा हमला कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस दुश्मन के सामने फिलिस्तीनियों ने हार भी नहीं मानी और उनका प्रतिरोध भी जारी है। अपनी कौम को नेस्तनाबूद करने की जायनवादी साजिशों के खिलाफ फिलिस्तीन के लोग लगातार लड़ रहे हैं। उनका संघर्ष अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसे तीसरा इंतिफादा भी कहा जा रहा है। साथ ही दुनिया के इंसाफ पसंद और तरक्की पसंद लोग इजरायली बर्बरता के खिलाफ फिलिस्तीनियों के बहादुराना संघर्ष के समर्थन में गोलबंद हो रहे हैं और इजराइल के बहिष्कार की मुहिम के जरिए फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध का वैश्वीकरण कर रहे हैं। ऐसे समय में भारत के आम लोगों, बुद्धिजीवियों, अकादमिशियनों और संस्कृति कर्मियों को भी इस संघर्ष में अपना पक्ष चुनना होगा और न सिर्फ इजराइल की बर्बरता के खिलाफ बोलना होगा, बल्कि इस संघर्ष में अपनी भूमिका अदा करने के ठोस रूपों के बारे में सोचना होगा। विश्वव्यापी आंदोलन, बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध बीडीएस को भारत में गति देने के लिए यह कन्वेंशन इसी मकसद से आयोजित किया जा रहा है। बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध, बायकॉट, डाइवर्समेंट, सैंक्शन, बीडीएस अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए फिलिस्तीनियों ने अपने प्रतिरोध का वैश्वीकरण करने की जिन रणनीतियों को अपनाया है, उनमें बीडीएस का एक अहम स्थान है। वर्ष 2005 में फिलिस्तीन के कई सिविल सोसाइटी संगठनों ने पिछली सदी में दक्षिण अफ्रीका की नस्लभेदी सत्ता के बहिष्कार की विश्वव्यापी मुहिम की सफलता से प्रेरणा लेते हुए दुनिया भर के तमाम इंसाफ पसंद और संवेदनशील नागरिकों से अपील की थी कि इजराइल द्वारा दशकों से फिलिस्तीनियों के अधिकारों के धड़ल्ले से हनन के मद्देनजर वे इजराइल का बहिष्कार करें। जिन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने इजराइल में निवेश किया है, वे अपने निवेश वापस लें एवं इजराइल पर प्रतिबंध लगाएं ताकि उस पर अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए दबाव बनाया जा सके। दुनिया के कई देशों में इस अपील को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और आज स्थिति यह है कि बीडीएस आंदोलन ने एक विश्वव्यापी रूप अख्तियार कर लिया है। उत्तरी अमेरिका से लेकर दक्षिणी अमेरिका के मुल्कों तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका के मुल्कों तक, एशिया के मुल्कों से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, जहां हर जगह इंसाफ पसंद लोग इस आंदोलन से तेजी से जुड़ रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से इजराइल की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय पटल पर उसकी साख पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। बीडीएस आंदोलन के विस्तार से इजरायली जायनवादियों की बौखलाहट इसी बात से समझी जा सकती है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में जायनवादी लॉबियां इन दिनों बीडीएस पर रोक लगाने और उसे इजराइल के बहिष्कार की मुहिम को आपराधिक कृत्य करार देने के लिए प्रयासरत हैं और कुछ मुल्कों में जायनवादी ऐसा करने में सफल भी हो चुके हैं। बीडीएस आंदोलन के तीन पहलू हैं: बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध। बहिष्कार, बायकॉट। बीडीएस आंदोलन ने एक अहम पहलू उपभोक्ताओं से इजरायली कंपनियों, ब्रांडों और इजराइल के उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार करने की मांग है।
इस आंदोलन के निशाने पर इजराइल की प्रमुख कंपनियां मसलन इजराइल सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड सोडा स्ट्रीम, कॉस्मेटिक कंपनी अहावा, इजरायली फार्मा कंपनी टेवा, इजराइल की फलों और सब्जियों के ब्रांड जाफा, मेहादरी, एडोम, हालीफ्लेम। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के निशाने पर वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं जिनका इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है और जो किसी न किसी रूप में इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के अधिकारों को हनन से मुनाफा कमा रही हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस आंदोलन के निशाने पर हैं उनमें प्रमुख है कोका कोला, पेप्सी, गार्नियर, जॉनसन एंड जॉनसन, लॉरियल, नेस्ले, रेवलॉन, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, इंटेल, आईबीएम, मार्क्स एंड स्पेंसर, सारा ली, एचपी आदि। कंपनियों, ब्रांडों और उत्पादों के बहिष्कार के अतिरिक्त बीडीएस आंदोलन इजराइल के अकादमिक एवं सांस्कृतिक बहिष्कार, कैटलिक एंड कल्चरल बायकॉट की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाता है। इसके तहत अकादमिशियनों और बुद्धिजीवियों से अपील की जाती है कि फिलिस्तीन पर कब्जे, उपनिवेशीकरण और नस्लभेदी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष के दौरान में योगदान करते हुए इजरायली अकादमिक व सांस्कृतिक संस्थाओं को निम्न तरीकों से व्यापक एवं सुसंगत बहिष्कार करें। पहला, इजरायली संस्थाओं के साथ किसी भी रूप में अकादमिक सांस्कृतिक सहयोग या संयुक्त प्रोजेक्ट में सहभागिता न करें। दूसरा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायली संस्थाओं के व्यापक बहिष्कार के पक्ष में बोले, जिसमें इन संस्थाओं की फंडिंग और सब्सिडी को रोकना भी शामिल है। अंतरराष्ट्रीय अकादमिक संस्थाओं द्वारा इजरायली संस्थाओं में निवेश को वापस लेना। चौथा, फिलिस्तीनी अकादमी एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को इजरायली संस्थाओं के पार्टनर के रूप में समर्थन देने के शर्त की बजाय उन्हें प्रत्यक्ष रूप में बिना शर्त समर्थन देना। विनिवेश, डाइवर्समेंट। बीडीएस आंदोलन का दूसरा अहम पहलू विनिवेश है, जिसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और व्यक्तियों से मांग की जाती है कि वे इजरायली संस्थाओं या कंपनियों में किए गए अपने निवेश वापस लें तथा ऐसे किसी निवेश की अपनी आगामी योजना को रद्द करें। विभिन्न देशों में तमाम कंपनियों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों, यूनियनों एवं चर्चों ने इजराइल में निवेश किया है। बीडीएस आंदोलन ऐसे सभी संस्थाओं से विनिवेश की अपील करता है। इस अभियान के तौर तरीकों में पत्र लिखना, लॉबिंग चलाना, लॉबिंग कैंपेन करना, मीडिया में पर्दाफाश करना। इस समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे कुछ प्रमुख विनिवेश अभियानों में वेओलिया, एल्स्टॉक और इंडियन स्ट्रिंग पर दबाव बनाने का अभियान शामिल है। प्रतिबंध, सैंक्शन। पिछली सदी में दक्षिण अफ्रीका की रंगरेती सत्ता के पतन में विभिन्न देशों द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों की एक प्रमुख भूमिका थी। उसी से प्रेरणा लेते हुए जायनवादी इजराइल के नस्लभेदी शासन के खिलाफ चलाए जा रहे बीडीएस आंदोलन का एक अहम पहलू राज्य, क्षेत्र और संस्थागत स्तर पर इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यूएन, ईयू एवं ओईसीडी जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक व आर्थिक मंचों में सदस्यता या संबंधों से जायनवादी इजराइल को मानवता के खिलाफ किए गए अपने अपराधों पर पर्दा डालने और अपनी मान्यता और स्वीकार्यता को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसी तरह से इजराइल के साथ किए जाने वाले मुक्त व्यापार समझौतों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से इजराइल को के खून से सने हाथों को धोने में मदद तो ये करते हैं। ऐसे में इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग के अभियान के जरिए लोगों को इजराइल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के धड़ल्ले से उल्लंघन के बारे में जानकारी फैलाने और जन दबाव बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इजराइल के संबंध समाप्त करते हुए ऐसे उल्लंघनों में अन्य राज्यों की संलिप्तता को समाप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। सैन्य प्रतिबंध, रक्षा पार्टनरशिप समझौते और संयुक्त अभ्यास। आर्थिक प्रतिबंध,
व्यापार सहयोग फोरम समझौते, संयुक्त शोध पहल, राजनयिक प्रतिबंध, इजराइल के साथ विभिन्न देशों के आधिकारिक स्तर पर संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, बाह्य फोरमों एवं राज्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक और नेटवर्क में सहभागिता पर प्रतिबंध। बीडीएस का असर, बीडीएस आंदोलन की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जायनवादी बौखलाकर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन व फ्रांस जैसे मुल्कों में इजराइल के बहिष्कार की मुहिम को आपराधिक और गैर कानूनी बनाने के लिए उन मुल्कों की सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और कुछ देशों में सफल भी हो चुके हैं। बीडीएस का असर सीधे तौर पर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 के मुकाबले वर्ष 2014 में इजराइल का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 46% की गिरावट हुई। इसके अतिरिक्त फ्रांस की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वेओलिया ने बीडीएस आंदोलन के दबाव की वजह से इजराइल से अपने निवेश को वापस कर लिया। इजरायली सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी सोडा स्ट्रीम को दुनिया के कई मुल्कों में निवेशकों और ग्राहकों द्वारा बहिष्कार किए जाने से घबराकर इजराइल के गैर कानूनी कब्जे वाली बस्ती मिशोर अदुमिम में स्थित अपनी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। यही नहीं, अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने इजराइल के साथ अपने सभी अकादमिक संबंधों को समाप्त कर दिया है। दुनिया के कई प्रख्यात वैज्ञानिकों, कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों ने इजराइल के बहिष्कार की मुहिम का समर्थन किया है। उनमें से कुछ उन्होंने पोस्टर बनाए हैं, उन नाम आप देख सकते हैं, जो ब्रांड्स जिनका बहिष्कार किया जा रहा है और जो दुनिया के जो हम ऐसी हस्तियों, तमाम कलाकारों, वैज्ञानिकों ने जो बीडीएस का समर्थन किया और इजराइल का बायकॉट करने की अपील की है और ये मुहिम बहुत तेजी से फैलती जा रही है। इनमें कुछ नाम है प्रख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, पिंक फ्लॉयड के संगीतकार रोजर वॉटर्स, लेखिका अरुंधति रॉय, स्पेनिश गायिका मरीना, अमेरिकी हिप हॉप स्टार लॉयड हिल आदि। भारत से इजराइल के रिश्ते, गौरतलब है कि ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष के दौर से ही भारत का फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के शीर्ष नेताओं ने फिलिस्तीन के ही पक्ष में बयान दिए थे। यही वजह थी कि भारत ने 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित फिलिस्तीन के विभाजन की योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया था और 1949 में इजराइल को संयुक्त राष्ट्र में लिए जाने के खिलाफ मतदान किया था। हालांकि 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन 1992 तक भारत ने इजराइल के साथ औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध नहीं स्थापित किए थे। नरसिंह राव की कांग्रेसी सरकार ने 1992 में इजराइल के साथ राजनयिक रिश्तों की शुरुआत की। उसके बाद देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार ने बराक मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर करके इजराइल के साथ सामरिक संबंधों की नींव रखी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार इजराइल के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गई। यही वह दौर था जब इजराइल के नरभक्षी प्रधानमंत्री एरियल शैरोन ने भारत की यात्रा की। यह किसी इजरायली प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा थी। 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी शासन में भी इजराइल के साथ सामरिक संबंधों में विस्तार की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रही। 2014 में मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्ववादियों के सत्ता में पहुंचने के बाद से तो इस रिश्ते को चार चांद लग गए। 2014 की गर्मियों में इजरायली बमबारी, मोदी के गाजा पर इजरायली बमबारी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद शुरू हुई। उस वक्त हिंदुत्ववादियों ने संसद में इस मुद्दे पर बहस कराने से साफ इनकार कर दिया ताकि उसके जायनवादी भाई बंधुओं की किरकिरी न हो। यही नहीं, इजराइल से अपनी घनिष्ठता का परिचय देते हुए मोदी सरकार ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र
संघ ने 3 बार इजराइल द्वारा मानवाधिकारों के हनन की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर मत देने की बजाय मतदान से अपने आप को दूर रखा, यानी अब्सटेन किया, जो अभूतपूर्व था, क्योंकि उससे पहले भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के विरुद्ध मतदान करता आया था। उसी साल सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की बैठक के दौरान मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने इस रिश्ते को आसमान की ऊंचाई पर पहुंचाने का संकल्प किया। और इजरायली मीडिया ने इसको बहुत कवरेज दी थी उस मीट को, और अभी भी इजरायली मीडिया में अक्सर मोदी की चर्चाएं होती रहती हैं और मोदी के विजिट की बहुत बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी आएंगे। नेतन्याहू ने बोला था स्काई इज द लिमिट जब वो हाथ मिलाया था मोदी से। नेतन्याहू ने उसी समय मोदी को इजराइल आने का न्योता दे दिया था। यह यात्रा इस वर्ष होनी तय है। मोदी नेतन्याहू मुलाकात के बाद से गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इजराइल की यात्रा कर चुके हैं। इजराइल के साथ भारत के रक्षा संबंध। गौरतलब है कि रक्षा उद्योग इजरायली अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। इजराइल द्वारा निर्मित हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक भारत है। इजरायली रक्षा उद्योग की भारत में निर्भरता इसी बात से समझी जा सकती है कि इजराइल के रक्षा उद्योग द्वारा जितने हथियार इजरायली सेना के लिए बनाए जाते हैं, उससे भी अधिक हथियार भारत को निर्यात किए जाते हैं। भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले शीर्ष देशों में रूस और अमेरिका के साथ इजराइल का भी नाम शामिल है। भारत द्वारा इजराइल से खरीदी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण रक्षा सामग्रियों में एयर डिफेंस मिसाइल बराक 1, सर्चर और हेरॉन अनार्म्ड मिसाइल, बराक 8 एंटी शिप मिसाइल, स्पाइडर मिसाइल सिस्टम, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम शामिल है। राजनाथ सिंह ने अपनी इजराइल यात्रा के दौरान इजरायली रक्षा कंपनियों को मेक इन इंडिया मुहिम के तहत भारत में निवेश करने का न्योता दिया था। इजरायली रक्षा मंत्री मोशे यालोन से मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में रियायत देने के मोदी सरकार के फैसले को विशेष तौर पर रेखांकित किया था। एक हालिया खबर के मुताबिक मोदी सरकार जल्द ही इजराइल के साथ $3 बिलियन के एक रक्षा समझौते को मंजूरी देने की तैयारी कर चुकी है। सैन्य एवं सामरिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए भारत और इजराइल आने वाले दिनों में पहली संयुक्त सैन्य अभ्यास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त खुफिया सेवाओं में तालमेल की भी खबरें आ रही हैं। भारत और इजराइल के बीच व्यापारिक रिश्ते, जहां 1990 के दशक से पहले भारत और इजराइल के बीच व्यापार नगण्य था, वहीं आज इन देशों के बीच व्यापार $5 बिलियन से भी ऊपर जा चुका है। भारत और इजराइल के बीच बहुमूल्य रत्न, धातु, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीन, टेक्सटाइल, मेडिकल उपकरण, पंप, इंजन, खाद, सीमेंट आदि का आयात निर्यात होता है। अकादमिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में संबंध। पिछले 2 दशकों में भारत के अकादमिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी इजराइल की दखल बढ़ी है। कृषि, जल प्रबंधन, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च आदि क्षेत्रों में इजराइल के अकादमिशियन व वैज्ञानिक भारत के अकादमिशियनों को भी मदद कर रहे हैं, उनके साथ संयुक्त शोध कर रहे हैं। इजराइल ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता गंगा सफाई परियोजना में लगाने की पेशकश की है। इसके अतिरिक्त इंडो इजराइल एक्शन प्लान के तहत हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों में फल, सब्जियों व फूल उगाने की नई तकनीक के प्रदर्शन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। अभी हाल में इजराइल से एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने उड़ीसा का दौरा किया और उड़ीसा सरकार आईटी, फार्मा, कृषि, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्रों में इजराइल के साथ घनिष्ठ सहयोग का पूरा मन बना चुकी है। यानी केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्य सरकारें भी इजराइल के साथ प्रगाढ़ रिश्ते बना रही हैं। संस्कृति के क्षेत्र में भी हाल के वर्षों में इजराइल द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हुई है।
इजरायली दूतावास के तत्वाधान में आए दिन इजरायली कलाकारों को कार्यक्रम फिल्मोत्सव इत्यादि होते रहते हैं। गौरतलब है कि पिछली सदी में दक्षिण अफ्रीका की नस्लभेदी सरकार के खिलाफ विश्व जनमत बनाने में एवं अंततोगत्वा उसके पतन में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की बहुत बड़ी भूमिका थी। वैसे देखा जाए तो कुछ मायनों में इजराइल आज फिलिस्तीनी लोगों के साथ दक्षिण अफ्रीकी सत्ता से भी ज्यादा बर्बर व्यवहार कर रहा है। इजराइल दक्षिण अफ्रीकी सरकार काले लोगों के जनसंहार पर आमादा नहीं थी, क्योंकि उसे काले मजदूर चाहिए। इजरायली सत्ता फिलिस्तीनी कौम को का सफाया करके उस पूरे इलाके पर एक छत्र राज्य कायम करने पर आमादा है। वेनेजुएला और बोलिविया जैसे देश एवं कई प्रख्यात बुद्धिजीवी इजरायली हुकूमत को अपार्थाइड या नस्लभेदी घोषित कर चुके हैं। बोलिविया ने तो इजराइल को आतंकवादी राष्ट्र तक घोषित कर दिया है। ये वो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हैं जिनके बीच हमें भारत में बीडीएस आंदोलन को फैलाना है। बीडीएस आंदोलन को भारत में फैलाने के कुछ ठोस प्रस्ताव। भारत में बीडीएस आंदोलन को गति देने के लिए हम इस हाउस के सम्मुख 3 प्रस्तावों को रखेंगे। आम जन से इजरायली कंपनियों एवं इजराइल के साथ संबंध रखने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों, ब्रांडों एवं प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की अपील। दूसरा, अकादमिशियनों एवं संस्कृत कर्मियों से इजराइल का अकादमिक एवं सांस्कृतिक बहिष्कार करने की अपील। तीसरा, प्रधानमंत्री की प्रस्तावित इजराइल यात्रा रद्द करने एवं इजराइल के साथ व्यापारिक, सामरिक, राजनयिक संबंध ठप करने की मांग की अपील। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के आमजन, अकादमिशियन, संस्कृत कर्मी एवं बुद्धिजीवी इजराइल के पूर्ण बहिष्कार की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और फिलिस्तीनियों के बहादुराना संघर्ष को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे।